हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू साइमा एकेडमी। फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे जिनकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आपको रेगुलर वीडियोस देखने को मिलेंगी। और अब तो आपका जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो भी रिलीज़ हो गया है बोर्ड का। 27 फ़ेब से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, तो आपको जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, उन पे सब पे अलग अलग टाइप से आपको वीडियोस रेगुलर इस चैनल पे देखने को मिलेंगी। तो बस आप वीडियोस देखते रहिएगा और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिएगा। ये आपका 2023 का पेपर है और इस वीडियो में हम इसके फर्स्ट 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, अच्छे से उनको समझेंगे। और जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं उनमें से जो क्वेश्चंस आ रखे हैं प्रीवियस ईयर्स में, उनको हम यहाँ पे नहीं लेंगे, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम उनको स्किप कर देंगे। आप ये इंस्ट्रक्शंस देख लीजिए और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपने पेपर को सॉल्व करना। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा और इसके अंदर 6 पार्ट्स हैं, हर एक पार्ट एक एक नंबर का है। तो इसका स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट को। एक विलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इस विलियन का पीएच मान संभवतः होगा। अ सोल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, इट्स पीएच वैल्यू इज़ लाइकली टू बी। कोई सोल्यूशन है जो ब्लू लिटमस को रेड कर दे रहा है, तो उसकी पीएच बतानी है। देखो, ब्लू लिटमस को रेड करते हैं एसिड्स और एसिड की पीएच वैल्यू हमेशा 7 से कम होती है, ठीक है। तो ये ब्लू से रेड कर रहा है, तो इसका मतलब ये एसिड है और एसिड की वैल्यू 7 से कम होनी चाहिए। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 10, 4, 7, 14। 7 से कम एक ही वैल्यू है 4, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, दैट मीन्स 4, 4, ठीक है। एसिड की जो पीएच वैल्यू है वो हमेशा 7 से कम होती है और एसिड नीले लिटमस को लाल करते हैं, ओके। अब सेकंड पार्ट है, देखो इसका। एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। द केमिकल फार्मूला ऑफ एथेनोइक एसिड इज। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला पूछा है। एथेनोइक एसिड यानी कि लास्ट में ओइक एसिड आ रहा है या ओइक अम्ल, एसिड अम्ल को बोलते हैं, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है यानी कि ये, और कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH। तो इसका मतलब है इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा जिसमें COOH आएगा। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में देखो COOH है, सेकंड वाले में CHO है, लास्ट जो फंक्शनल ग्रुप है CHO है। CHO किसका होता है? एल्डिहाइड का। थर्ड वाले ऑप्शन में भी COOH है और फोर्थ वाले में है OH होता है अल्कोहल का। तो यानी कि सेकंड और फोर्थ ऑप्शन तो हरगिज नहीं हो सकते। फर्स्ट और थर्ड में से कौन हो सकता है? देखो, जो क्वेश्चन में पूछा है एथेनोइक यानी एथ आ रहा है लास्ट में। अगर 1 कार्बन होता है किसी भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर 1 कार्बन है तो मेथ आता है, 2 कार्बन है तो एथ आता है, 3 है तो प्रोप आता है, इस तरीके से। तो यहाँ पे एथ आ रहा है क्वेश्चन में हमारे, एथ का मतलब 2 कार्बन। तो 2 कार्बन फर्स्ट वाले में तो देखो ऑप्शन में एक ही कार्बन है, सेकंड वाले में 2 कार्बन है। इसका मतलब ये वाला हमारा सही हो जाएगा। 2 कार्बन है तो एथ हो जाएगा और COOH है तो क्या हो जाएगा? एथेनोइक एसिड हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन थर्ड है जो वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। थर्ड पार्ट है, निम्नलिखित में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड? देखो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड या उभयधर्मी ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड के एग्जाम्पल आपको 2 याद रखने हैं, एक है एल्यूमिनियम का Al2O3 और एक है जिंक ऑक्साइड ZnO। इन्हीं में से आएगा, आपके एग्जाम में इससे अलग नहीं आएगा। अगर एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है या जिंक का ऑक्साइड है तो वही उभयधर्मी ऑक्साइड या एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड Al2O3, ठीक है। आपको जिंक और एल्यूमिनियम वाला ही याद रखना है। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। देखो, जो इंसुलिन है, एस्ट्रोजन है और थायरोक्सिन है, ये तीनों है ह्यूमन हार्मोन। बस एक साइटोकाइनिन है इनमें जो प्लांट हार्मोन है, ठीक है। आपको जो प्लांट हार्मोन है उनमें साइटोकाइनिन है और आपको याद रखना है एब्सिसिक एसिड है, जिब्रेलिन है, ऑक्सिन है। 4 हार्मोन है आपके सिलेबस में जो आपको याद रखने हैं ये, ठीक है। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड, बाकी सारे ह्यूमन हार्मोन होंगे। तो इसमें ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि इसमें प्लांट हार्मोन पूछा है। नेक्स्ट है इसका पार्ट, मानव नेत्र के जिस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वे क्या है? कॉर्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल। द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, रेटिना। तो देखो, ह्यूमन आई जिस पार्ट पे, आई के जिस पार्ट पे वो बनती है, इमेज की फॉर्मेशन होती है, वो होता है रेटिना यानी कि दृष्टिपटल।
तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे रेटिना क्या होता है या दृष्टि पटल कह लो, एक सूक्ष्म झिल्ली, एक बहुत ही डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है, नाजुक सी मेम्ब्रेन होती है, हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, इसमें बहुत सारी लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं। तो जो आई लेंस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की रियल और इन्वर्टेड इमेज रेटिना पे फॉर्म करता है, तो रेटिना पे इमेज बनती है। बाकी जो तीन और पार्ट हैं, कॉर्निया, आइरिस और प्यूपिल, यानी कि कॉर्निया, परितारिका और पुतली, इन तीनों का भी क्या काम होता है वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसको भी आप देख लेना क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में इनमें से कुछ पूछ ले। ठीक है, कॉर्निया का काम क्या होता है कि इसमें से जो लाइट हमारी आई में एंटर करती है वो कॉर्निया से होके करती है। जो परितारिका है यानी कि आइरिस है, ये होता है एक मस्कुलर डायफ्राम होता है, ये पुतली के साइज़ को, जो प्यूपिल का साइज़ होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। और जो प्यूपिल होता है, ये पुतली यानी कि हमारी आई में कितनी लाइट जाएगी उसको कंट्रोल करती है। ठीक है, तो इन चारों का ये फंक्शन हो गया, आपको इसको याद रखना है। इसका नेक्स्ट पार्ट है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है वोल्ट, ओम, एम्पियर, ओम मीटर। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज वोल्ट, ओम, एम्पियर और ओम मीटर। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस या जो विद्युत प्रतिरोध है उसकी यूनिट होती है ओम। ओके, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो वोल्ट होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर का मात्रक, और जो एम्पियर होता है वो होता है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक, और जो ओम मीटर होता है वो होता है रेजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता का मात्रक। तो इस चीज़ को भी आप देख लेना एक बारी, नेक्स्ट एग्जाम में आपसे कुछ और पूछ सकता है, तो आपको सारी ये एसआई यूनिट याद होनी चाहिए। अब ये लास्ट पार्ट है इस फर्स्ट क्वेश्चन का। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज 20 सेंटीमीटर, इट्स पावर विल बी। हमें कॉनकेव लेंस दिया है, इसकी पावर निकालनी है यानी कि अवतल लेंस है, तो लेंस की पावर निकालने का फॉर्मूला होता है 1/f, और f मीन्स फोकस दूरी, फोकल लेंथ, इसको मीटर में लेना होता है। पावर को डिनोट करते हैं p से, तो फॉर्मूला होता है p इज इक्वल टू 1/f मीटर, यानी कि मीटर में लेनी है हमें फोकल लेंथ जो लेनी है। इसमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। और ये बात याद रखना, जो कॉनकेव लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, उसकी फोकल लेंथ हमेशा माइनस में ली जाती है। ठीक है, तो माइनस का 20 सेंटीमीटर होगा, 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करोगे तो आएगा 0.2 मीटर, माइनस का 0.2। तो फॉर्मूले में जहाँ फोकस दूरी रखनी है 1/f रखना है, तो वहाँ पे रखोगे 1/-0.2। ठीक है, क्योंकि फोकल लेंथ है ये। अब -0.2 से जब 1 को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा आपका 5, और क्योंकि ये जो फ्रैक्शन है 1/-0.2 ये माइनस का है, तो आंसर भी आपका माइनस में आएगा। तो माइनस का 5 डायोप्टर जो है वो आंसर हो जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन है, उस धातु का नाम व प्रतीक लिखिए जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ द मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट नॉर्मल टेम्परेचर। और उस कौन सी मेटल है जो नॉर्मल टेम्परेचर यानी कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में मिलती है, वो है मरकरी। ठीक है, और इसका सिंबल होता है Hg, तो मरकरी इसका आंसर हो जाएगा, सिंबल लिख दोगे Hg। बाकी जितनी भी मेटल होती हैं वो सब सॉलिड होती हैं, एक मरकरी होती है जो लिक्विड में एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन दी हुई है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन एरो हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलके हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। हमें इसकी रिएक्शन बैलेंस्ड देनी है। तो देखो, हाइड्रोजन का सिंबल है H2, ठीक है, क्लोरीन गैस का सिंबल है Cl2, और इनसे क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड जिसका सिंबल है HCl। तो हमें इसे बैलेंस करना है, क्योंकि देखो इस साइड देखो, रिएक्टेंट की साइड H2 यानी कि 2 हाइड्रोजन है, Cl2 2 ही क्लोरीन है, लेकिन प्रोडक्ट की साइड उत्पाद की तरफ देखो, 1 हाइड्रोजन है 1 क्लोरीन है, तो बैलेंस तो करना पड़ेगा। तो बस इसको बैलेंस करना कितना सिंपल है, प्रोडक्ट में HCl से पहले 2 लगा दो, 2 लगाने से हाइड्रोजन भी 2 हो गए, 2 HCl यानी 1 HCl में 1 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन है, तो 2 HCl में 2 ही हाइड्रोजन हो जाएंगे और 2 ही क्लोरीन। अब रिएक्टेंट की साइड देखो तो भी 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन है, और प्रोडक्ट की साइड देखो वहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, फिर मैं और ईजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। इसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन आना चाहिए था, लेकिन वो डिलीटेड चैप्टर्स में से है, इसलिए हमने उसको नहीं लिया। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखो,
उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या हैं? व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स? जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स हैं यानी कि जो पादप होते हैं उनमें वहन तंत्र यानी कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? तो ट्रांसपोर्ट के दो ही कंपोनेंट्स होते हैं प्लांट्स में, जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स होते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना ही आंसर देना है। उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के 2 घटक हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम आर द 2 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द प्लांट्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बस इतना ही बताना है। 6th क्वेश्चन है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है? व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया? तो इंडिया में जो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज़। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज़ है। ओके, 50 हर्ट्ज़ इज द फ्रीक्वेंसी एट विच अल्टरनेटिंग करंट इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इतना ही आंसर है इसका। नेक्स्ट है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक पूछा है। व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी? तो इलेक्ट्रिक एनर्जी या विद्युत ऊर्जा की जो कमर्शियल यूनिट है वो होती है किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर। ओके, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा है। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, रक्त दाब का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर? तो ब्लड प्रेशर को जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उसका नाम बताना है। तो उसका नाम होता है स्फाइग्नोमैनोमीटर। रक्त दाब को मापने वाले यंत्र को स्फाइग्नोमैनोमीटर कहते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज नोन एज स्फाइग्नोमैनोमीटर। बस इसमें इतना ही बताना था। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 8th के बाद 10th क्वेश्चन आया है, क्योंकि जो 9th क्वेश्चन है वो भी रिलेटेड चैप्टर्स में से था तो इसलिए उसको नहीं लिया। 10th क्वेश्चन है, हाइड्रोजनीकरण क्या है? इसका एक औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन? राइट इट्स वन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो क्या होता है हाइड्रोजिनेशन? देखो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में पैलेडियम अथवा निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन के योग से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है, जिसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इनके जो डबल बॉन्ड वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, कार्बनिक पदार्थ डबल बॉन्ड वाले हैं जिनमें, उनमें निकेल या पैलेडियम जैसे उत्प्रेरक को यूज़ करके हाइड्रोजन ऐड कराते हैं, और हाइड्रोजन ऐड करने से जो डबल बॉन्ड है ना वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है। डबल बॉन्ड वाले जो वो होते हैं यौगिक, उनको असंतृप्त बोलते हैं, और सिंगल बॉन्ड वालों को संतृप्त बोलते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो बनता है ना हाइड्रोजन ऐड करने से, उसको हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इसका यूज़ क्या होगा? असंतृप्त वसा, जिसको वनस्पति तेल कहते हैं, उनके हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति घी बनता है। ठीक है, इसी रिएक्शन को यूज़ करके, हाइड्रोजिनेशन या हाइड्रोजनीकरण को यूज़ करके जो वनस्पति तेल होते हैं, जैसे मूंगफली वगैरह का तेल, वनस्पति तेल यानी जो सब्जियों का, जैसे सूरजमुखी का तेल, मूंगफली का तेल, इनसे जो वनस्पति घी बनता है, डालडा वगैरह, वो बनाया जाता है। इंग्लिश में देखो, hydrogenation is the addition of hydrogen to unsaturated hydrocarbons in the presence of a catalyst such as nickel or palladium to produce saturated hydrocarbon। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का एडिशन करके उनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने की जो प्रोसेस है उसको हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। ओके, हाइड्रोजिनेशन इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सैचुरेटेड वेजिटेबल घी फ्रॉम अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल्स। वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने में जिस हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। ओके, ये आपके 10 क्वेश्चंस थे जो इस वाली वीडियो में करने थे। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं अलग अलग पार्ट में नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई भी इशू है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे डिस्कस कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।